Dear students, today we are going to discuss Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation मैंने पहले भी डिस्कस किया था. That was time dependent Schrodinger wave equation. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. आप सोचोगे कि ये टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ. तो देखो, हम जानते हैं कि कोई भी वेव जो फंक्शन होता है जिसे हम लोग साइज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दो तरह का हो सकता है. ये साइज जो है वेव फंक्शन, ये डिपेंड कर सकता है एक्स, वाई, जेड और टी पे. मतलब ये एक्स वाई जेड मतलब पोजीशन है ना, कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल पोजीशन है, और टी मतलब टाइम है. मतलब ये साइज जो है वो पोजीशन पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है. लेकिन हो सकता है कि कोई वेव ऐसा भी हो जो टाइम इंडिपेंडेंट हो, मतलब वो सिर्फ एक्स, वाई और जेड पे डिपेंड करे, इसमें कोई भी टाइम फैक्टर नहीं है. सो हमारे पास दो तरह का फंक्शन पॉसिबल है वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन. आइदर ये टाइम डिपेंडेंट है बिकॉज इसमें टाइम है, और इसमें टाइम है ही नहीं, सो इट इज टाइम इंडिपेंडेंट. मतलब टाइम कुछ भी हो, उस वेव पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है. सो हमने टाइम डिपेंडेंट पहले ही प्रूव किया हुआ है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट. दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट बिकॉज इसमें टाइम फैक्टर नहीं है, राइट. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. ओके, तो देखो, जो मैंने टाइम डिपेंडेंट आपको प्रूव किया था, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन. ओके, हमने जो आपको बताया था टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है. आप खुद देखोगे जब टाइम डिपेंडेंट अगर आपको समझ में आ गया है पूरी तरीके से, आपने उसे नोट्स बना लिया है कॉपी पे और उसे प्रैक्टिस कर लिया है, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपको लगा कि हम वही काम कर रहे हैं. मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है ना. तो कैसे, लेट अस सी. सबसे पहले आपने देखा था कि हमने डिस्कस किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. बिकॉज हमारी जो जर्नी शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है. क्यों? क्योंकि प्लैंक्स ने सर्वप्रथम जो बेसिक फॉर्मूला हमें दिया था वो दिया था E = h × न्यू, वे E इज द एनर्जी, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, जिसकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 6.6 समथिंग × 10⁻⁻34, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट. तो अगर आपको ये फार्मूला, हम इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए साइड में लिख देते हैं जो आपको काम देगा. ओके, तो ये प्लैंक्स ने फार्मूला दिया था, और बाद में डी ब्रोगली ने भी जो वेव लेंथ है ना, डी ब्रोगली ने एक वेव लेंथ की जो फार्मूला दिया वो क्या था, तो लेमडा = h/mv. ओके, यहाँ भी h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड v द. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. हम कोई भी पार्टिकल, उसकी अगर मास मालूम है, उसकी स्पीड मालूम है, वो मैटर है, तो हम कहते हैं कि जब कोई मैटेरियलिस्टिक पार्टिकल अगर मूव कर रही है तो वो वेव से भी एसोसिएट हो जाती है ना. वो वेव फॉर्मेट में भी उसे हम देख सकते हैं, और उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा, लेमडा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है. अगर एक पार्टिकल है, मैटर है, तो वेव में उसका वेवलेंथ क्या होगा. तो इस प्रकार से लेमडा = h/mv होता है, और यू नो mv इज द मोमेंटम, सो वी राइट h/p. अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम देख सकते हैं कि p = क्या हो जाएगा, h/λ. और हम क्या करेंगे, h/λ में ऊपर नीचे 2π से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. तो h/2π होता है h लाइन, h/2π इज h लाइन, और 2π/λ होता है k = 2π/λ. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेव नंबर है ना, वेव वेक्टर या वेव नंबर कहते हैं. ये हमने टाइम डिपेंडेंट में भी ये डिस्कस किया था, मतलब सेम प्रोसेस. तो हम लिख सकते हैं इसको, देखो, तो P = क्या हो गया, h लाइन × k. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे P और H लाइन के को कोरिलेट करें तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर K =
P अपॉन एच लाइन। सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हम यहाँ पे लिख देते हैं K इज इक्वल टू P अपॉन P मतलब मोमेंटम एच लाइन। ये सारे फॉर्मूला जो बाद में हमें काम देगा वो हम साइड में लिख रहे हैं। उसी तरीके से वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, तो बेसिक फंडामेंटल आपका जो फॉर्मूला है, इस यहाँ पर भी हम सेम ट्रीटमेंट करते हैं। हम लिख सकते हैं एच न्यू इंटू 2 पाई बाई 2 पाई। क्या होगा, तो देखो h बाई 2 पाई होता है एच लाइन, और 2 पाई न्यू मतलब 2 पाई न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एच लाइन, ओमेगा इंटू एच लाइन कितने के बराबर, ई के बराबर। अगर ई इसको कोरिलेट करें तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू ई अपॉन एच लाइन। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ई अपॉन एच लाइन। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हम साइड में लिख देते हैं। और आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम डिपेंडेंट में मैंने यही किया था। सो कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट यू विल फाइंड द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सेम। ओके, यहाँ तक अचीव करने के बाद हमारे पास जो बेसिक फार्मूलाज हमारे पास आ गई। अब हम लोग लिखेंगे कि जो टोटल एनर्जी है, हमारा जो टोटल एनर्जी है वो क्या है। तो टोटल एनर्जी हमने टाइम डिपेंडेंट में भी निकाला था। टोटल एनर्जी अगर हम इसको ई से रिप्रेजेंट करें तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मतलब पी स्क्वायर बाई 2m, है ना, जहाँ पी मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लिख देते हैं v। ओके, अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं देयरफॉर E माइनस वी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और पी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इन ब्रैकेट E माइनस वी। सो हम ये भी फॉर्मूला जो हमारे काम का चीज़ है लिख देते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इन ब्रैकेट E माइनस वी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, द बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स जो हमें लेनी है। अब हम लोग देखते हैं कि वेव इक्वेशन स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन जो टाइम इंडिपेंडेंट है उसे कैसे अचीव करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हमने टाइम डिपेंडेंट में भी ये काम किया था कि एक वेव का जनरल फॉर्म क्या होता है। हमने बताया था कि देखो कोई भी वेव जो होता है, कोई भी वेव होता है सिनोसॉइडल होती है, और हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। ये किसी भी वेव पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसे वेव इक्वेशन कह सकते हैं। ओके, नाउ स्क्रॉडिंजर ने y की जगह पे साई इस्तेमाल किया, है ना, और चूंकि अगर हम मान के चलते हैं कि x पे डिपेंड करता है और t पे डिपेंड करता है तो हम लिख देते हैं a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, सिंपल। तो सिंपली y की जगह पर हम साई इस्तेमाल कर रहे हैं सिंबल के रूप में, राइट। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस आई ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आप बोलोगे कि ये आई कहाँ से, ये आपने बदल क्यों दिया। हमने नहीं बदला बिकॉज इट इज ए, देखो आई आयोटा है, आई इज एन इमेजिनरी नंबर और ये इमेजिनरी पार्ट है। कोई भी वेव जो होती है, जो स्टैंडर्ड जर्नल फॉर्म होती है वेव इक्वेशन का, वो ऐसा होता है। वेव जो होता है वो ए प्लस आई, भी मैंने आपको बताया था कि वेव जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मतलब इसमें रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है, इसलिए जर्नल फॉर्मेट में मैंने इसे ले आया, ठीक है। और आई के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आई एन इमेजिनरी पार्ट, इसके रियल वैल्यू पे कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। ओके, और इससे फायदा हमें क्या मिला, तो इससे फायदा ये मिला कि देखिए एक फॉर्मूला e टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, एक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला। इस फार्मूला का अगर हम इस्तेमाल करें इसके लिए तो देखो क्या होता है, साई एक्स टी इज इक्वल टू, ए कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस
आई, एक कॉमन ले लिया हमने, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसको कोरिलेट करो इससे, देखो तो ये इस फॉर्मेट में आएगा। देखो थीटा की जगह पर ओमेगा टी माइनस के एक्स मान ली, बाकी सब कुछ फॉर्मेट यही है, तो हम लिख देते हैं इजिकल टू ए तो रहेगा ही ई टू दी पावर माइनस आई, और थीटा की जगह पर लिख देते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो ये मेरा साई एक्स टी निकल गया। यहाँ तक देखो मैंने जब टाइम डिपेंडेंट प्रूफ किए थे उस समय भी ये प्रोसेस मैंने अपनाया था। ओके, नाउ आफ्टर दिस हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इसे डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, किसके साथ? एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बात हमने एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया था जब टाइम डिपेंडेंट प्रूव करे थे, याद करना। तो ऑलमोस्ट सेम, वी आर गोइंग पैरेलल, वी आर ऑलमोस्ट गोइंग पैरेलल, सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? डी साई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ए कांस्टेंट है, और आपको मालूम चाहिए ई का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ई ही होता है। तो हम ई का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही उतर जाएगा माइनस आई। और उसके पहले एक और काम कर लो, और ये इसे लिखो ए ई टू दी पावर माइनस आई। एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना, इट विल बी बेटर फॉर अस बिकॉज देखो माइनस आई और ओमेगा के जगह पे और के जगह पे, देखो ओमेगा का वैल्यू हमने क्या लाया है? ई बाई एच लाइन। तो हम लिख देते हैं ई ओमेगा के जगह पर ई बाई एच लाइन इंटू टी माइनस के जगह पे, देखो ओमेगा के जगह पर हमने ये पुट कर दिया और के जगह पे हम पुट कर देंगे ये पी बाई एच लाइन। ओके, तो पी बाई एच लाइन एक्स। ओके, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? देखो एच लाइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए माइनस आई टू बाई एच लाइन कॉमन ले लिया, और यहाँ अंदर क्या बचा? ई टी माइनस पी एक्स। ओके, तो ये मेरा साई फंक्शन हो गया एक्स का। ओके, नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट इट। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो हमने टाइम डिपेंडेंट में भी किया था। तो क्या लिखेंगे? डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है कोई बात नहीं, ए उतार देंगे, और सॉरी हाँ ई मिसिंग है, ई टू दी पावर, है ना, ई टू दी पावर माइनस आई। ई का डिफ्रेंशिएशन ई ही होता है, सो सिंपली वी हैव टू राइट आई बाई एच लाइन और ई टी माइनस पी एक्स। ई का डिफ्रेंशिएशन से मैंने कॉपी कर दिया, उतार दिया। अब जो पावर है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो पावर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? तो देखो ध्यान से, अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आई बाई एच लाइन तो रहेगा ही रहेगा, और चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम इसको कांस्टेंट मान लेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, तो एक्स के जब रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस पी, तो माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे पी आई बाई एच लाइन। तो यहाँ लिखेंगे पी आई बाई एच लाइन। ओके, नाउ इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स। ये हमने टाइम डिपेंडेंट में भी किया था, है ना, 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ऑलमोस्ट वी आर गोइंग पैरेलल। जो टाइम डिपेंडेंट में किया था आपको यहाँ तक लगेगा कि सेम काम कर रहे हैं, नो कोई अंतर नहीं आ रहा है ना। तो टाइम डिपेंडेंट अगर आप समझ रहे हो तो ऑटोमेटिकली टाइम इंडिपेंडेंट आपका आराम से बन जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, दोबारा कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? डी टू साइन अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, ई का तो डिफ्रेंशिएशन वही होगा, सिंपली उतार दो, माइनस आई बाई एच लाइन ई टी माइनस के एक्स। ओके, और ये तो रहेगा ही रहेगा पी आई बाई एच लाइन, ये तो है ही, और साथ में चूंकि
ई का तो हो गया डिफरेंशिएशन, तो पावर का फिर करेंगे, पावर का करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, क्योंकि टी ये तो कांस्टेंट है, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी माइनस के एक्स मैंने लिखा माइनस पी एक्स, ओके हाँ माइनस पी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में या एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस पी माइनस माइनस प्लस पी आई बाई एच, तो सेम चीज़ यहाँ भी हो जाएगा इनटू, हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे पी आई बाई एच लाइन, ओके। ये टाइम डिपेंडेंट में भी मैंने सही किया था, यू मस्ट रिमेंबर, सो ए, और ये देखो p इंटू पी पी स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आई स्क्वायर इजिकल टू -1 होता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, तो ये माइनस हो गया पी स्क्वायर बाई एच लाइन, तो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर बाई एच लाइन स्क्वायर, और ये वापस ये यहाँ आ गया और ये वापस उतार देते हैं, सिंपली कॉपी इट, ई टू दी पावर माइनस आई बाई एच लाइन इंटू ई टी माइनस पी एक्स। ये पूरा का पूरा देखो क्या है, ये वही चीज़ है जो साई था, मैंने साई जो माना हुआ था वही चीज़ है ना, साई ये यही चीज़ है यहाँ पे, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं देयरफॉर माइनस पी स्क्वायर बाई एच लाइन स्क्वायर साई, तो ये मेरा निकल गया d2 साई बाई dx2, सिंपल, ओके। नाउ चलो, तो यहाँ तक सारा प्रोसेस सेम है, अगर आप टाइम डिपेंडेंट को देखोगे जो हमने फॉर्मूला अचीव किया था, तो यहाँ तक मैंने सब कुछ वही किया था, मतलब वी आर ऑलमोस्ट सेम गोइंग टू पैरेलल, ओके। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, तो हम ये माइनस इसको इधर ले आते हैं, यहाँ से आपका अंतर हो गया, अब टाइम डिपेंडेंट वाला केस यहीं तक था, अब टाइम इंडिपेंडेंट में यहाँ से आपको जो भी है वो नया लगेगा, अलग लगेगा, हम इसको इधर ले आते हैं, तो d2 साइन बाई dx2 और माइनस इधर के प्लस हो गया पी स्क्वायर बाई एच लाइन स्क्वायर साइन इजिकल टू 0, माने इधर आके 0 हो गया। पी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला था, पी स्क्वायर की वैल्यू यही वाला, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, तो क्या बच जाएगा देयरफॉर d2 साइन बाई dx2 प्लस पी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे 2m इन ब्रैकेट e माइनस भी अपॉन एच लाइन स्क्वायर इंटू साइन इज इक्वल टू 0, राइट। सो ये d2 साइन अपॉन dx2 है ना, 2m e माइनस भी अपॉन एच स्क्वायर लाई इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। देखो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आप समझ सकते हो, और में यहाँ तक तो हम सेम ही गए थे टाइम डिपेंडेंट जैसा, तो टाइम इंडिपेंडेंट में सिर्फ ज़्यादा कुछ लाइन ऐड नहीं करना है, तो दिस इज वन डायमेंशनल इसलिए क्योंकि हम एक्स ही लेके चल रहे हैं, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि जो वेव है, ये जो वेव है वो सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो दिस इज वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन, ये वन डायमेंशनल स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। नाउ अगर हमें 3 डायमेंशन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो वही करेंगे जो टाइम डिपेंडेंट में भी मैंने किया था, याद करो हमने लिखा था कि जहाँ जहाँ ये d2 साई है, ये जो मेरा d2 साई जहाँ जहाँ था वहाँ हम क्या कर देंगे, हम लिखेंगे d2 साई बाई dx2 प्लस है ना d2 साई अपॉन dy2 कर देंगे, d2 साइन अपॉन dz2 कर देंगे, ओके dz2, ओके सिंपल, और प्लस ये वैसे ही करेंगे 2m इन ब्रैकेट e माइनस भी जस्ट कॉपी इट एच लाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया, दिस इज 3 डायमेंशनल, ओके, दिस इज 3 डायमेंशनल स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट
time independent Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation. इट्स वेरी सिंपल। और इसके साथ में अगर हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो एक लैप्लेसियन जो डेल ऑपरेटर है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके जगह पर लिख सकते हैं, वी कैन राइट डेल स्क्वायर साइन, है ना, डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m e माइनस v अपॉन h लाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अनदर फॉर्मेट ऑफ 3-dimensional time independent Schrodinger wave equation. Okay, thank you.